हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सारे चैप्टर से उसी के बारे में। इसका सेशन का नाम भी आज हम लोगों ने रखा है फिजिक्स फाइनल। तो चलिए फिजिक्स फाइनल में हम लोग भाग लेते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। और ये अप्रोक्स 373 क्वेश्चन को होगा, ये पूरे फिजिक्स का को होगा 373 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं होता। इसमें क्या होता है, मिट्टी का प्रयुक्त लेंस बनाने में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी 100 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हमसे पूछा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस को बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा। तो क्या करना है, उत्तल लेंस के सामने रखना है तो इसे रखेंगे फोकस दूरी की 2 गुनी पर अर्थात 2f पर रखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभवतः होंगे, यहाँ पे माइनस में दिया गया है ना, तो दोनों होंगे क्या, अवतल। वही उत्तल होता तो धनात्मक होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के हम लोग सभी जानते हैं 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए भी 2 नियम है, तो ऑप्शन बी ही सही होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है, तो ये होता है साइन आई बटे साइन आर। तो ऑप्शन ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो ये होता है v/u के बराबर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है, तो r बराबर 2f का, या f बराबर r/2। तो r बराबर 2f है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के बने कोण को कहते हैं। तो निर्गत कोण ऑप्शन सी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1 डायोप्टर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी। तो वस्तु की स्थिति होती है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, ये जो सेशन हमारा आज का है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 373 क्वेश्चन है फिजिक्स के, तो आप लोग भागिए नहीं, सेशन को पूरा देखिएगा। चलिए, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा। तो ये होगा दर्पण उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ऑप्शन बी होगा सही आंसर। फिर हमारा उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होगा
वास्तविक होगा और छोटा भी होगा उत्तल दर्पण से, तो वास्तविक और छोटा, यह ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। वही अवतल रहता तो बड़ा हो जाता और काल्पनिक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें जो लेना पड़ेगा दर्पण में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी। 1 मिनट, चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब होगा? तो समतल दर्पण जो बनाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, मतलब वस्तु से बड़ा करके बनाता है, तो अवतल दर्पण, ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। किस दर्पण में हमें हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? आभासी भी बनेगा और छोटा भी प्रतिबिंब बनेगा, ये होगा उत्तल दर्पण में। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऑप्शन बी सही होगा। फिर है हमारा गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव पी और फोकस के बीच की दूरी को, इसे कहते हैं फोकस दूरी अर्थात फोकसांतर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो f बराबर r/2 का संबंध है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। वैसे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव का वीडियो कल आ जाएगी, उसका भी बन ही रहा। चलिए, और इसमें अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता था? हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है, तो यह है अवतल दर्पण का, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, तो ये भी होती है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर कैसा प्रयोग करते हैं? तो इसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण को, सॉरी यहाँ पे लेंस होगा ना, अवतल दर्पण का भी प्रयोग किया जा सकता है। चलो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है या अधिक होती है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी, कम होती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब कन्फर्म है कि उल्टा ही बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, तो उत्तल लेंस कब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो बिंब जब क्या होता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, तब क्या होता है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता होती है तो फोकस दूरी की आधी या फोकस दूरी के व्युत्क्रम, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसे लिखते हैं ना, P बराबर 1/f, तो हो ही गया ना, फोकस दूरी की व्युत्क्रम। अगला हमारा, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है,
तो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये होता है बड़ा और वास्तविक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ठोस पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, को क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है क्या है, गोलीय लेंस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो ये ठीक किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का उपयोग करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। तो दर्पण के सामने रखी हुई बिंब की दूरी कैसी ली जाती है, तो ली जाती है ऋणात्मक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही आएगा। जब दो वक्र सतह होंगे तो दो वक्रता केंद्र भी होंगे ही। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध है। ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसको देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी है ना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और यही हमारा क्या है, लेंस सूत्र भी इसे कहते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी अभी हम बताया है f बराबर r/2 होता है, जिसे r बराबर 2f भी कर सकते हैं। तो r इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 तो 20 होगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसकी तो यहाँ पे आधी हो जाएगी ना, f बराबर r/2 से निकालिए तो 28/2 तो 14 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है। तो आवर्धन क्या है, तो इसका जो आवर्धन है -6। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी कितनी है, तो लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे बताया गया है f बराबर r/2 से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता कितनी होगी। यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता p/f से यदि हम लोग निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है +5 डायऑप्टर। तो ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। एक लेंस की क्षमता -5 डायऑप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसकी फोकस दूरी जो हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता 4 डायऑप्टर है, तो यह होगा 0.2 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। क्योंकि यहाँ पे 4 डायऑप्टर है तो ये धनात्मक है, तो होगा उत्तल लेंस ही। और जब डिवाइड करते हैं 1 को 4 से तो यह था 0.25। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है, तो संभवतः दर्पण कौन सा है? तो ये जो दर्पण होगा ना समतल और अवतल दर्पण दोनों में ये गुण पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल अथवा अवतल। किसी शब्दकोश में पाए गए अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षर को पढ़ना है ना, छोटे अक्षर को पढ़ना है तो हमें लेना पड़ेगा उत्तल लेंस। तो यहाँ पे कम का ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न चित्र उत्तल लेंस से अपवर्तित कर 4 किरणों को दर्शाया गया है, कौन सा इसमें गलत है? कौन सा पार्ट ये है हमारा, ये देखना है गलत है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। मतलब कैसे कैसे किरण आरेख आई है उसको दिखाया गया, तो कौन सा इसमें गलत है तो देख लेते हैं। इसका जो होगा ना और फोर्थ, हाँ एक फोर्थ भी है, ये गलत है। ये तो सही ही आ रहा है, ये गया आया और अपवर्तित होकर चला गया, ये भी आया इधर से रिफ्लेक्ट होकर आ गया, लेकिन ये जो ऐसे आया तो इधर तो कोई माध्यम है नहीं, इधर नहीं जाएगा, ये ऐसे ही चला जाएगा। तो ऑप्शन 4 अर्थात ऑप्शन डी इसका गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण। तो प्रकाश कौन सा तरंग है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा? यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कन्फ्यूजन से पराबैंगनी तरंग लगाते हैं। पराबैंगनी किरणें होती है लेकिन अभी तरंग की बात करा जा रहा है, तो ये होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को बड़ा करके देखने में करता है? तो दंत विशेषज्ञ क्या करते हैं, वो अवतल लेंस का अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी लेंस कहलाता है तो वो होता है अवतल लेंस, और उत्तल लेंस रहता तो उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। क्या मापेगी? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी ए और बी दोनों, और क्या तो उन्हें जो है सो मापना पड़ेगा दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी। ऑप्शन ए दर्पण और बिंब के बीच की दूरी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह को वृत्ताकार सीमा रेखा तक का व्यास कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा गोलीय दर्पण का द्वारक। ये इस तरह का होता है, वृत्तीय परिधि के व्यास जो होगा वो द्वारक ही कहलाता है। ओके बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ओके तो ये तो प्लस में होना चाहिए, यदि उत्तल दर्पण है तो हाँ ठीक है प्लस में ही होगा, तो इसका हो जाएगा 16 + 16 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा स्मॉल एफ, क्योंकि r = 2f होता है, उससे निकाल लेंगे। चलिए यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर हमारा गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो किस तरह का वक्रित होता है? तो होगा अंदर या बाहर की ओर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन ये है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ
वक्रित होता है तो वह क्या कहलाता है? तो बाहर की तरफ वक्रित जो होता है वो कहलाएगा वो दर्पण उत्तल दर्पण। फिर गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहेंगे? वो उसका ध्रुव कहलाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह का यदि हमारा दर्पण है तो ये वाला जो पॉइंट है वो ध्रुव ही कहलाता है ना, इसे पी से सूचित करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्षर से रूप में निरूपित करते हैं? तो वक्ता केंद्र होता है ना, उसको सेंटर से सी से निरूपित करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। तो ये होता है मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है क्योंकि ये ऊंचाई होती है, दोनों ऊंचाई ही होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी? फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी, वो हो जाएगी उत्तल लेंस का। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मुख्य अक्ष। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। तो ये क्या जल उठता है? तो ये जल उठता है कागज। ऑप्शन ए इसका रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? तो अभी अभी हमने बताया है, ये कहलाएगा दर्पण का द्वारक। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब हेडलाइट में कहा जा रहा है, तो हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण का उपयोग। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है, वाहनों के साइड मिरर मतलब पीछे देखने वाले दर्पण में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे देखें तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये ऑप्शन ए है, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा लेंस। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। फिर है, उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस जो है वो अभिसारी लेंस कहलाता है। ऑप्शन ए भी इसका भी सही आंसर हो गया। लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं? तो लेंस के वक्ता केंद्र की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाती है 2। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशीय केंद्र, से ओ से भी सूचित करते हैं। हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखने में इतना इजी लगता है और इतना ही इजी आसान क्वेश्चन पूछा ही जाता है बोर्ड में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो जब समांतर किरणें आपतित होंगी तो ये होता है कागज़ सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने, अर्थात कागज़ जलने लगता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है बच्चों, ये क्या होता है? डायप्टर होता है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके जवाब दे भी दिया करो। फिर है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ये पॉजिटिव होता है। फिर है अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो अवतल लेंस की क्षमता हो जाएगी ऑप्शन ए ऋणात्मक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करता है तो प्रकाश क्या गमन करेगा, ये गमन करेगा सीधी रेखा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो प्रतिबिंब जो बनेगी दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर बनेगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। तो दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमसे पूछ रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए। आर है 20 सेंटीमीटर तो एफ कितना होना चाहिए। तो ये होगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एफ बराबर होता है हमेशा r/2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है। स्वतः प्रकाश स्रोत निकलता तब होता है दीप्तिमान वस्तु, लेकिन प्रकाश निकलता है अभी हो जाएगा यहाँ पे प्रकाश स्रोत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तक प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं किरण आरेख। ऑप्शन ए भी इसका सही आंसर हो जाएगा। आवर्धन का मात्रक होता है। तो आवर्धन का क्या मात्रक होता है। तो आवर्धन का मात्रक कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हमने अभी अभी बताया कि आवर्धन मात्रक विहीन होता है, वो यूनिट लेस होता है, इसलिए उसका कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रकृति कैसी होगी। तो उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है तो वस्तु कैसी बनेगी, वो प्रकृति हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो होगा वो काल्पनिक होगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसकी फोकस दूरी संभवतः कितनी होगी। तो इसकी फोकस दूरी होती है 0.5 सेंटीमीटर। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो हीरा का सबसे अपवर्तनांक अधिक होता है, तो ये होता है 2.42। ध्यान रखेंगे 2.42 अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वो हीरा का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो अभिसारी लेंस कहेंगे वो कहेंगे उत्तल लेंस को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा होगा। यहाँ पे समतल, उत्तल, केवल उत्तल ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे उत्तल तो होगा ही नहीं, हो जाएगा केवल समतल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है कहाँ। तो निर्वात में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज होता है वो है पारभाषिक, मतलब कुछ दिखाई देगा, कुछ प्रकाश की किरणें पार करेंगी, कुछ पार नहीं करेंगी। फिर समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होंगी, वो होंगी अनंत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब
उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो इसको रखने के लिए हमें कहाँ चाहिए, तो वक्ता केंद्र पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वो होता है सीधा और हरासित, मतलब थोड़ा सा कम। चलिए, वस्तु से छोटा, हरासित का कहने का मतलब हो गया। फिर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये तो हमारा इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन भी था। तो इसमें क्या है, जल, पीतल, कांच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि लेंस बनाने में पीतल का कोई उपयोग नहीं होता है। फिर है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उसमें है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कौन सा होगा। तो यह गोलीय दर्पण जो होता है इनमें से कोई नहीं होगा, ना ही अवतल होगा, ना उत्तल, ना ही समतलोत्तल। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसी के कारण क्या होता है, पानी में भी यदि सिक्का वगैरह होता है वो उठा हुआ दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो संबंध कौन सा सही है। तो f बराबर r/2 लिखते हैं, f बराबर r/2 या r बराबर 2f लिखते हैं। तो देखते हैं कौन सा सही होता है। तो r बराबर 2f, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछा गया है कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो अभिसारी लेंस कहलाता है वो है क्या, उत्तल लेंस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो कि इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का अपवर्तन और परावर्तन का लास्ट चैप्टर है, वो है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। है, तो प्रकाशिक माध्यम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड जो चैप्टर है हमारा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये थर्ड चैप्टर है, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसके लिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होती है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होते हैं अनंत पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस में पक्षभामी द्वारा क्या किया जाता है, फोकस दूरी में परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक हो जाता है। तो सबसे अधिक जो झुकाव होता है वो बैंगनी को हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए इसका
सही आंसर हो जाएगा। फिर ये मानव नेत्र में क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो इस पे बनाता है वो रेटिना पे बनाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं, तो नेत्र के रेटिना पर जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फिर है टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को दर्शाता है, तो टिंडल प्रभाव जो है ना वो हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को दर्शाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है, तो देख सकती है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, तो निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकता है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। फिर है निम्नांकित चित्र क्या सूचित करता है, ये चित्र में देखना है कि जो है सो कहाँ की वस्तु है, दो वस्तु रखी हुई है, इसका जो है सो नेत्र से बाहर इसका फिगर जो है सो बन रहा है, अर्थात ये नहीं देख पा रहा है, तो कौन है कि दूर की वस्तुओं को नहीं, नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, तो ये हो गया दीर्घ दृष्टि दोष, यही यहाँ का वस्तु होता तो यहाँ पे रेटिना पे इसका फिगर बनता तो ये देख पाता। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आँख व्यवहार करती है, तो आँख कैसी व्यवहार करेगी, तो आँख व्यवहार करती है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, ये होती है 25 सेंटीमीटर। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में 25 मीटर रहता है, 25 मीटर भी लगाते हैं, लेकिन हमें लगाना है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य को कौन सा चश्मा दिया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष वाले जो मनुष्य होते हैं उन्हें दिया जाता है उत्तल लेंस से बना चश्मा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिर है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष है इसमें किया जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन ये है जरा दृष्टि दोष को दूर करने में लाया गया लेंस होता है, तो जरा दृष्टि दूर को दूर करना है तो इसे लाएंगे क्या, बाईफोकल लेंस, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। फिर है श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फिर है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है तो क्या होगा, तो वो हो जाता है ऑप्शन सी बैंगनी रंग जो सो अधिक विचलित होता है। फिर है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक सबसे कम विचलित कौन होता है, तो सबसे कम जो विचलन होता है वो लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर है प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ होता है वो लाल रंग का। अगला जो क्वेश्चन है प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाती है, तो क्या हो जाता है, क्योंकि वह सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली
और विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो ये जो भिन्न भिन्न होता है वो क्या होता है, विभिन्न रंग का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, तो इसका चाल में परिवर्तन ही क्या होता है, उसका विचलन का कारण बन जाती है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो हमसे पूछ रहा है प्रिज्म से गुजरने पर सूरज के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाते हैं, क्योंकि क्या होते हैं विभिन्न रंगों में किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो इसकी जो क्षमता होती है ना, वो होती है, यहाँ पे है ही नहीं, उसको बना के देख लीजिए, 1/20 से डिवाइड कर लीजिए, पता चल जाएगा कितना होगा हमारा। और कमेंट भी करके बताइएगा कि सर इतना मैंने बनाया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, ये करता है परितारिका। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है ना, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, अर्थात ठीक किया जा सकता है। इसे किया जा सकता है, और जरा दृष्टि दोष को ऐसा किया जाता है, जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को ही द्विफोकसी लेंस दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है, तो अधिकांश कहाँ अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकिरणित करते हैं, तो अधिक प्रबलता से प्रकिरणित करते हैं तो नीला। इसी के कारण स्वच्छ आकाश का रंग क्या होता है, हमें नीला दिखाई पड़ता है। मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव नेत्र कार्य करता है हमारा कैमरा की भांति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो इस झिल्ली को जो कहते हैं यह है क्या, कॉर्निया और स्वच्छ मंडल भी कहलाता है। ऑप्शन सी इसी का आंसर हो जाएगा। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, तो नेत्र गोलक की आकृति लगभग कैसी होती है, गोलाकार, नाम से ही स्पष्ट है गोलक। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, तो कॉर्निया के पीछे की संरचना को परितारिका कहते हैं। परितारिका नियंत्रित करती है, तो परितारिका किसे नियंत्रित करती है, ये क्या करती है, पुतली के साइज को। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करती है, तो परितारिका। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसी में नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वो पुतली क्या करती है, अपने साइज को बढ़ाते और छोटी रहती है, इससे क्या होता है, नेत्र के प्रकाश का नियंत्रण हो जाता है। वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, ये भी होती है रेटिना में। ऑप्शन ए। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही। अगला जो क्वेश्चन है, सिग्नलों की संख्या सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो सिग्नलों की व्याख्या होती है वो मस्तिष्क में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है और क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है, अर्थात ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकाश का रंग जो होगा वो नीला प्रकीर्णित होता है, इसलिए आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, विबग्योर। ऑप्शन बी हमारा
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो कांच के प्रिज्म का उपयोग सर्वप्रथम न्यूटन ने करा था। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो ये हमेशा बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3.8 इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो 2 मिनट पहले दिखाई देता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम हो जाएगी? वो है हवा। वायु में प्रकाश की चाल यहाँ पे अधिकतम हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। फिर है, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगीय मिश्रण है। तो सूक्ष्म कणों का एक विषमांगीय मिश्रण क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वायुमंडल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को क्या बनाता है? तो ये कणों को बना पाता है क्या? दृश्य। चलिए, हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? जंगल में, बाजार में, खेत में, इनमें सभी जगह। तो टिंडल का प्रभाव जो है सो वो जंगल में अधिकतर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? तो वायुमंडल यदि नहीं होता तो आकाश हमें काला प्रतीत होता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश काला प्रतीत होता है। ऑप्शन सी। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का उपयोग होता है? तो प्रकाश का लाल रंग जो है सो खतरे के संकेत के रूप में उपयोग होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश रक्ताभ दिखता है, अर्थात लाल दिखता है। चलिए, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय जो है सो सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसी माध्यम में छोटी छोटी कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहेंगे किसी माध्यम में? ये कहलाएगा कोलाइड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो प्रकाश ये कहलाएगा टिंडल प्रभाव। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या जो है सो वह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई लगने लगता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है ना वो होता है कॉर्निया। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को कैसे व्यक्त करते हैं? इसे करते हैं एम्पियर के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो वायु में प्रकाश की जो चाल है ना निर्वात की अपेक्षा समान ही होती है, मतलब जैसा कि निर्वात में वैसा ही वायु में। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि की अस्थायित्व होता है, तो दृष्टि की अस्थायित्व कितना होता है? 1/10 सेकेंड। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला जो चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। उस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स सब भी आएंगे वो सभी देखेंगे। और हमारा जो पूरा सेशन है ये पूरा सेशन होगा 373 क्वेश्चन का, 373 क्वेश्चन का। चलिए अब बढ़ते हैं अगला जो चैप्टर है हमारा विद्युत। विद्युत में देखते हैं कैसे कैसे यहाँ से हमारा क्वेश्चंस बनते हैं और उसका आंसर क्या होता है। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। एक कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के समाय आवेश के तुल्य होता है? तो एक कूलॉम पे कितना आवेश होता है? तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
0.3 एम्पियर है और इसके एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो इस एमीटर का अल्पांक लिस्ट काउंट कितना होगा? तो इस एमीटर का जो लिस्ट काउंट होगा 0.01 एम्पियर। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। अभितारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 वोल्ट जो है सो ये कहलाता है जूल पर कूलाम। ऑप्शन बी। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो अमीटर को विद्युत परिपथ में क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है वो है IR²। ये क्या करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट है, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का मान होगा 2 एम्पियर। किसी उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का चिन्ह नहीं है, तो इसे क्या हो जाएगा? किस में चिन्ह नहीं रहता है धन और ऋण का चिन्ह? कुंडली में। कुंडली में क्या है? धन और ऋण का चिन्ह नहीं रहता, बाकी अमीटर वोल्ट मीटर विद्युत शेल में रहता ही है। फिर लघु पथन के समय परिपथ की धारा का मान क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध जो होता है 110 ओम हो जाएगा यहाँ के लिए। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो तुल्य जो प्रतिरोध हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा NR। ऑप्शन ए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोतों से विद्युत धारा लेगी, उसका मान क्या होगा? तो उसका जो मान हो जाएगा ना वो होगा 4 एम्पियर। किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाता है ओम मीटर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो वो क्या होती है? वो तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I में संबंध है। तो इसका क्या संबंध होता है? R बराबर V बाय R या V बराबर IR है ना, V बराबर IR हम लोग लिखते हैं ना, तो इसे लिख सकते हैं R बराबर I बराबर V बाय R। तो ऑप्शन इसका C सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होता है, तो बल्ब में जो प्रवाहित धारा का मान होगा 0.4 एम्पियर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन से कण होंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स गतिशील कण होते हैं। और डेफिनेशन भी है ना हमारा कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्तिशाली उपभुक्त या उपयोग की गई शक्ति कितनी होती है? तो इसके द्वारा उपयोग की गई शक्ति होती है 25 वाट। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? था इसके होगा 484 ओम। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी के से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। तो परिपथ में ऐसा करने पर धारा का मान 2 एम्पियर का होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ है, क्या ओम के गणितीय रूप को लिखें। तो ओम का जो है सो गणितीय रूप क्या हो जाएगा? I बराबर V बटे R। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है R बराबर V बटे I। अभी अभी हमने यहाँ पे बता रहा है। ओके, नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? तो वह जो है सो विभवांतर का मापक होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? ये होगा 1 कूलम्ब सेकेंड का। फिर है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होगा जब चालक का ताप क्या होता है? अचर रहता है। ओम का नियम ही है अचर ताप पर क्या। चलिए, ओम के नियम में निहित है, ओम के नियम निहित है, तो भी बराबर आई आर में आई आर में ओम का नियम निहित होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है या विद्युत धारा की मात्रा ही एम्पियर होता है। ऑप्शन ए। धारा मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा जो मापते हैं उस यंत्र को कहा जाता है अमीटर। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश जो होगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पहला क्वेश्चन भी हमारा था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? तो जूल पर कूलम जो है ना वो है वोल्ट के बराबर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? विभवांतर का एसआई मात्रक बताइए, कमेंट्स करिए। नहीं, चलिए, अब विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ऑप्शन सी। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विभवांतर किस यंत्र से मापते हैं? तो विभवांतर मापते हैं वोल्ट मीटर से। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? तो आवेश प्रवाह की समय के दर को कहते हैं धारा। एक कूलाम तुल्य है, तो एक कूलाम किसके तुल्य होता है? तो एक कूलाम जो है सो 1 एम्पीयर गुना 1 सेकेंड के तुल्य होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है सो ना, वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक यूनिट बराबर है। तो एक यूनिट जो है सो वो किसके बराबर? तो एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो एक जूल में ना, एक जूल में होती है 0.24 कैलोरी है, 0.24 कैलोरी। विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है वो किसका होता है? वो होता है टंगस्टन तार का होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, फिर से हमारा वही क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? एक यूनिट के बराबर। ऊपर भी ऐसा ही क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं अगला। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1 HP, 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प लिस्ट काउंट कितना होगा? तो उस वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट जो है 0.05 वोल्ट होगा। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 10⁻6 एम्पियर और -6 एम्पियर। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विद्युत परिपथ। नाम से ही हमारा स्पष्ट है यहाँ पे। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है वो क्या करता है? I²R। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो सही संबंध है V बराबर IR, ऑप्शन सी। ओम का नियम किसने दिया? तो ओम का नियम किसने दिया था? वो दिया था जॉर्ज साइमन ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में आने वाले अवयव क्या कहलाते हैं? तो विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में आने वाले अवयव प्रतिवर्ती परिवर्ती प्रतिरोध कहलाते हैं। परिपथ में जब तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो एमीटर का पाठ्यांक या इसका जो है सो काउंट जो है सो क्या हो जाता है? तो इसका जो है सो काउंट हो जाता है आधा, ऑप्शन सी। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, लेकिन यहाँ पे वाट घंटा है, ऑप्शन बी हम लोग लगाएंगे। चलिए, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है। धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है वो होती है अत्यंत कम। और हाँ, इसके लिए वाट घंटा यूनिट भी व्यापारिक मात्रक ही होता है, तो इसको भी लगा सकते हैं, ऑप्शन सी। चलिए कांच तथा रबर जैसे विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है? तो कांच और रबर जैसे पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता होता है 10⁻12 से लेकर के 10⁻16 ओम मीटर तक।
यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो यह लेता है 0.18 एम्पीयर। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेता है? तो यह हो जाता है 2.2 एम्पीयर। एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है? एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन ए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव जो है सो अदिश राशि है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम में। अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ताकि क्या होता है, कम प्रतिरोध प्राप्त हो। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, तो एक ही दिशा में प्रवाहित होगा तो वो क्या कहलाएगा? दिष्ट धारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो इससे क्या होता है, अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है, इसलिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्या क्वेश्चन है, ये है, जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुचालक पदार्थ। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। यहाँ पे सारा कुछ है लेकिन ऑल का ऑप्शन नहीं है तो हम लोग ऐसा ही लगाएंगे, लेकिन क्षेत्रफल पर भी लंबाई पर भी निर्भर करता है, तो यहाँ लगाएंगे विद्युत धारा पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो सबसे अच्छा चालक होगा यहाँ पे चांदी। जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अति चालक पदार्थ। कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो कॉपर की प्रतिरोधकता होती है 1.62 इंटू 10⁻⁻8। एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता होता है 2.63 इंटू 10⁻⁻8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक जूल और एक सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये हो जाता है 1 वाट। एक जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर 1 वाट कहलाती है। BOT यूनिट क्या है? तो BOT यूनिट है वह 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब जो है सुनो वो कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम होता है। परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो परिपथ की सुरक्षा के लिए
विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध है ना, वो 30,000 ओम के आसपास होता है। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो जब हमारा शरीर गीला होता है वो हो जाता है 200 से 300 ओम के बीच। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो सुचालक हो जाएगा यहाँ पे ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक। अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो अमीटर से मापा जाता है धारा को। 1 मीटर बराबर होता है। ये किसके बराबर हो जाता है? तो ये हो जाता है 10⁻³ अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो अमीटर का कितना प्रतिरोध होता है? तो अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा, या बहुत कम बोलेंगे, छोटा। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य जो होता है धारा की परिमाण में वृद्धि या कमी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में नाइक्रोम के तार का प्रयुक्त किया जाता है। 1 यूनिट ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 1 यूनिट ऊर्जा का मान होता है 3 × 10⁶ जूल। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से के चैप्टर से संबंधित। चलिए उसका भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग करीब 67 क्वेश्चन जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या है हमारा 67 क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसमें क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या करती है? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की संकेत करती है। चलिए, पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण अर्थात अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है ऊपरी मुखी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करती है? तो विद्युत फ्यूज जो है सो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है ना, वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र पर घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन हो जाता है? अर्थात कितने परिभ्रमण के बाद वो बदल जाता है? तो होता आधे ही परिवर्तन के बाद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका सही जो वर्णन करता है ना, वो हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र का तार होता है। यही क्या करता है? सही वर्णन करता है। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या करती है? कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं।
या जनरेटर। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, तो एसी और डीसी का मूलभूत क्या अंतर है? एसी जनित्र में सर्पी वलय होती है, जबकि डीसी जनित्र में द्विक सर्पी वलय होती है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डायनियो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनियो से डीसी धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है, क्योंकि डायनियो दो प्रकार की होती है, एसी डायनियो और डीसी डायनियो। विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है? धारा के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन सी। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विद्युत चुंबक क्या करता है? नर्म लोहे के दंड पर लपेटी चालक कुंडली होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करेगी? तो विद्युत धारा यहाँ पे उत्पन्न करती है चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का कितना विभव होता है? तो पृथ्वी का विभव है 0। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है, तो विद्युत फ्यूज तार में किसका मिश्रण होता है? तो विद्युत फ्यूज तार में होता है टीन और सीसा का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विद्युत वाहक बल का मात्रक है, तो विद्युत वाहक बल का क्या मात्रक होता है? तो इसका होता है सी वोल्ट। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है? चालक पर बल उत्पन्न करती है, तो इसका भी सही आंसर सी ही हो जाएगा। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो इसे कैसे ज्ञात की जाती है? तो इसको ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। डायनियो का सिद्धांत आधारित है, तो डायनियो का सिद्धांत आधारित जो है सो ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो विद्युत मोटर को चलाने के लिए क्या होगा? हमें प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों पर क्या करते हैं? विद्युत मोटर को चला सकते हैं। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत मोटर की क्रिया है ना विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। तो डायनेमो क्या करता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होता है, यह किस घटना का उदाहरण है? तो यह ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है दक्षिण हस्त नियम से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति
धारा उत्पन्न कराना पड़ता है। फिर है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्शन की दर का क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स की दर का ये हो जाता है समानुपाती। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये फिगर दिया हुआ है, निम्नांकित चित्र सूचित करता है। तो चित्र जो सो यही सूचित कर रहा है छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं। ये एक छड़ चुंबक है, इसकी चारों ओर की बल रेखाएं ये दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला जो प्रश्न है ये है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो ये हो जाएगी उत्तर ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आए, ये हमेशा से पूछा जाता है। तो घरेलू परिपथ में जो है सो ना वो क्या है, उदासीन तार का रंग काला होता है। किसी युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है, तो किसी युक्ति में विभक्त वलय क्या करता है, विद्युत मोटर का कार्य करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो जल विद्युत संयंत्र जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में समान हो जाती है, तो जिसकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम लगाते हैं। चलिए वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करती है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है गैल्वेनोमीटर। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, तो माइकल फैराडे क्या थे, एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, तो एक प्रारूपी सौर सेल होती है ना 0.5 से लेकर के 1 वोल्ट तक का या 1.0 वोल्ट तक विकसित करती है। जब कुंडली को गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। तो तब कैसा होता है, तब कुंडली में कभी कम और कभी अधिक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन ला सकती है उसे क्या कहते हैं, तो उस धारा को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, जो एक ही समय में क्या करती है, अपनी स्थिति बदलती रहती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। यदि कहे कि इसके रेशियो में बोला जाए तो 50 से लेकर के 60 रहे तो 50 से लेकर के 60 लगाएंगे, नहीं तो 50 ही लगाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग कैसा होता है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग जो है सो ये लाल होता है। हमारे देश में विद्युत में तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, तो हमारे देश में जो है सुनो इसके बीच विभवांतर होता है 220 वोल्ट का। किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात एकाएक बहुत बढ़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लघु पथन। विद्युत परिपथ के लघु पथन अथवा अभितारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है, तो यह है विद्युत फ्यूज, अर्थात फ्यूज लिखा है लेकिन विद्युत फ्यूज ही हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द्विक सूचक की सुई होती है। जो द्विक सूचक होता है ना उसका सुई होता है छड़ चुंबक का। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, तो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच के परस्पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है तो उसे चुंबक का क्या कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके,
चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या क्या होते हैं, इसमें कुछ नहीं, ना ही दिशा होती है ना ही परिमाण होती है। चलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ये होती है बंद और वक्र होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी। पास पास लिपटते विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं, ये कहते हैं परिनालिका। ये पास पास ही लिपटी रहती है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित हैं। तो वैज्ञानिक आंद्रे एम्पियर हैं वो है फ्रांस से संबंधित। वह युक्ति जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्विक परिवर्तक। वह नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं। तो कुंडली को लपेटा जाता है और कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आर्मेचर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो खोज है वो किए थे ऑस्टेड महोदय ने। तो ऑस्टेड इसका सही आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है ना वो क्या परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, स्विच जो लगाए जाते हैं वो गर्म तार में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, वो कहलाएगा विद्युत मोटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता का बना होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो है, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का जो है सो उपयोग होता है, ये होता है भारी वाहन, रेल इंजन, विद्युत उत्पादन, इन सभी कार्यों में जो दिया गया है यहाँ पे, सभी कार्यों में डीजल का उपयोग होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो खिलौनों में जो है सो होता है सूखा सेल का उपयोग होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, ऊर्जा के स्रोत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें अप्रोक्स 40 या 43 क्वेश्चंस हमने पिक करे हैं। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जिस दिन धूप नहीं होगी या बादल छाया रहेगा उस दिन इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो इसका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। जितनी ऊर्जा हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, भू तापीय ऊर्जा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो बायोगैस ईंधन का स्रोत क्या है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, तो ये होता है सूर्य। ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो कोयला, गोबर गैस और यहाँ पे है लकड़ी या ये सभी। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है ये क्या है, ये है कोयला। अगला जो हमारा क्वेश्चन है
वो है गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? बायोगैस है। बायोगैस का उत्पादन होता है, तो बायोगैस का उत्पादन करते हैं गोबर से। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? वो है सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है सो वो क्या है? जीवाश्म ईंधन के हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये एक बार समाप्त होंगे तो फिर से नहीं बनेंगे। एक उत्तम ईंधन है, तो एक उत्तम ईंधन यहाँ पे जो है दिया गया वो है यहाँ पे जैव गैस इसके हिसाब से ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये है नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र यह है उत्तर प्रदेश में। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। तो प्राचीन काल में ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था लकड़ी। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं, तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के कौन से स्रोत हैं? तो ये है अनवीकरणीय स्रोत। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध है ना, वो है नर्मदा नदी पर बना है। टिहरी बांध किस नदी पे बना है? तो टिहरी बांध जो है वो है गंगा नदी पे बना हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो यहाँ पे मीथेन का परसेंटेज पूछा रही है 75%। पवनों का देश कहा जाता था, पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं। भारत का पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? मतलब भारत दुनिया में कौन से स्थान पे है कि पवन ऊर्जा उत्पादित करता है? तो भारत है 5वें स्थान पर। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो इसकी होनी चाहिए 15 किलोमीटर से अधिक, कम से कम 15 किलोमीटर से अधिक, 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये है 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फॉर्म लगाने की कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो इसके लिए चाहिए 2 हेक्टेयर भूमि। पृथ्वी के वायुमंडल का परिरेख पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो अब जब ऐसी होती है प्रति एकांक सेकंड पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा जो होती है ना, वो कहलाते हैं सौर स्थिरांक। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव निर्मित उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषण युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटर में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। हम लोग 373 क्वेश्चन को अब अचीव करने वाले हैं, इसके पास पहुंचने वाले हैं, तो सब्र बनाए रखिए और पूरे सेशन को देखिए। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? तो ये करती है विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई तक जल के ताप में अंतर होता है। मतलब जल का ताप और 2 किलोमीटर तक की गहराई में ताप का अंतर कितना होना चाहिए? तो ये अंतर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमसे पूछ रहा है भौतिक परिवर्तन के कारण भूप्रपट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्र में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों का क्या कहते हैं? तो जो एकत्र हो जाती है इन क्षेत्रों को कहते हैं तप्त स्थल। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। कौन से ऊर्जा के विशाल स्रोत हैं? तो ये है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम
किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है ना नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, अर्थात इसे कह सकते हैं परमाणु बम से ये अधिक घातक होता है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना वो है महाराष्ट्र में स्थित है। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन ये है कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र है तमिलनाडु में स्थित। आप नाम भी देख सकते हैं, ये तमिल का नाम है इसलिए तमिलनाडु में है, नाम से स्पष्ट है। काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा जो है ये है कर्नाटक में। एक और है लास्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत यहाँ पे है, यहाँ पे जैव मात्रा पेट्रोलियम कोयला कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो उत्तम ऊर्जा स्रोत जो है सो वो है लकड़ी। निम्न में से कौन सबसे अच्छा सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत इसमें है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? यहाँ पे परंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछा है तो जैव मात्रा या बायोगैस, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो ये हो जाएंगे पवन ऊर्जा। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नहीं है। तो इसका जो हो जाएंगे बायोगैस। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है, तो ये होता है सूर्य, सबसे अंतिम स्रोत है और ये समाप्त होने वाला भी नहीं है। चलिए और ये लास्ट है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, कैसे करते हैं? ये करते हैं विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 373 क्वेश्चन देखे हैं फिजिक्स के। अब बढ़ेंगे कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।